सो आसिफ, हमारे पास कुछ प्रश्न है आपके लिए, हमारे व्यूज भी जानना चाहते हैं। तो पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आप बताइए अभी तक क्या हुआ है। लाइक ब्रीफ अस अबाउट द टाइमलाइन आपके अरेस्ट के बारे में। आपने जो अभी तक देखा है या फिर आपने जो अभी तक महसूस किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जानने की कि अरेस्टिंग हुई क्यों। आ, एक स्टूडेंट जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो जामिया में पढ़ रहा है, एक्टिविज्म कर रहा है, स्टूडेंट के अधिकार का बात कर रहा है, तो उसकी अरेस्टिंग क्यों होती है। जब मैं खुद जामिया में जब एक्टिविज्म शुरू किया तो जो कैंपस एक्टिविज्म होता है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर होता है। सपोज दैट लाइब्रेरी में स्पेस नहीं है तो लाइब्रेरी में स्पेस बढ़वाना, या फिर एग्जाम्स या फीस हैक जैसे इशूज पे जो है हम लोग कैंपस के अंदर, या फिर हमारे जामिया में पिछले कई सालों से यूनियन नहीं है, उसके लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि यूनियन जो है वो यहाँ पे बहाल किया जाए। लेकिन इन चीज़ों से निकल के जब हमें बाहर क्यों आना पड़ा, ये सोचने की जरूरत है, हमें सड़कों पे क्यों आना पड़ा। आपको पता होगा कि जब से गवर्नमेंट 2016 से जब ये सरकार में आते हैं तो तरह तरह के जो है प्रोपेगेंडा और जो है हर तरह से एक कम्युनिटी हो, चाहे कम्युनिटीज को दबाने के लिए, आवाज़ों को दबाने के लिए जो है वो लोगों को हमेशा मजबूर करते हैं। The Delhi police arrested Asif on 21st May 2020 in relation to a case concerning violence at Jamia Millia Islamia University during the infamous CAA and NRC protests. Subsequently, the police charged Tana under FIR 59, a first information report alleging a criminal conspiracy behind the criminal violence that broke out in Northeast Delhi during February 2020. Recently, Asif was granted a conditional bail, and on 15th of June 2021, Asif, alongside with Devangana and Natasha, was granted a regular bail. Asif was in jail for more than a year. His release has created a public discourse on what is right and what is wrong, what is real and what is manufactured, and what is dissent and what is terrorism. जेएनयू से नजीब अहमद गायब हो जाता है तो सीबीआई ये कहती है कि हम मोबाइल का पैटर्न नहीं खोल पा रहे हैं। तो इस तरह के जो इश्यूज थे, जो लग रहा था देखने से कि अब जो है सड़कों पे आना चाहिए। फिर जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से मॉब लिंचिंग जो है वो हो रहे थे, चाहे वो झारखंड में हो या राजस्थान में हो या यूपी में हो। तो मॉब लिंचिंग हो रहे थे और मॉब लिंचिंग पे कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो हम लोग जो है नजीब के इशूज से जो है वो सड़कों पे आना शुरू किए। नजीब के लिए जो है वहाँ से आंदोलन जो शुरू हुआ, तो वहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ एक्टिविज्म का। और नजीब से जो एक्टिविज्म शुरू हुआ तो फिर वो हमने जो है खुलकर नजीब पे बोले, और मॉब लिंचिंग पे हम लोगों ने बहुत सारा जो है वो काम किया, और साथ में आंदोलन भी किए, सड़कों को भी आबाद किए। और मॉब लिंचिंग पे जो काम करना चाहिए था, जिस तरह से सपोर्ट होना चाहिए था, जिस तरह से लीगल टीम को काम करना चाहिए था इंसाफ दिलाने के लिए, हम लोग इसमें हर बार इसके लिए कोशिश करते रहे। अब ये है कि उसी के बाद जो है वो सरकार सीएए लेकर आती है, यानी कि असम में एनआरसी होता है और फाइनल लिस्ट में 19 लाख लोगों को जो है वो लाया जाता है कि ये लोग जो है दूसरे मुल्क से आए हुए हैं, यानी कि घुसपैठी हैं। और 19 लाख लोग, उसमें से सिर्फ 5 लाख मुस्लिम होते हैं। 5 लाख, बाकी सारे जो हैं वो सारे धर्म के लोग मिले हुए होते हैं उसमें। तो अब जब वो लोग उनको सत्ता पे बैठाए थे वोट देके, जो 19 लाख लोग में से सिर्फ 5 लाख को आप हटा दीजिए, तो बाकी तो उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, भाई मैंने तो आपको वोट दिया था, तो एनआरसी में हमारा नाम कैसे आ गया। तो सरकार परेशान हो गई। फिर उन्होंने जो है वो सीएए लेकर आए और उसमें अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करने के बाद जो है ये कहा कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सबको नागरिकता दिया जाएगा। और उन्होंने वहाँ पे जो है उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया। तो हमारा ये कहना था कि देश का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारे धर्म के लोगों को बराबर अधिकार देता है। तो आप धर्म के आधार पे किसी एक धर्म के मानने वाले लोगों को क्यों छोड़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती नहीं है। आप जो है इसमें पहले हम लोगों ने खुद डायलॉग करने के लिए भी कोशिश की गवर्नमेंट से कि डायलॉग हो जाए, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, और जब राज्यसभा लोकसभा में जब वो पास हो गया और जो है वो एक्ट बन गया, तो हम लोगों को लगा कि अब हमें सड़कों पे उतर के जो है आंदोलन करने की जरूरत है। और फिर उसी को लेकर हम सड़कों पे उतरे, और एक ऐसा मोमेंट खड़ा हुआ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, एक ऐसा मोमेंट खड़ा हुआ जो एक नेशनल मोमेंट बना, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो इंटरनेशनल मोमेंट बना। और लोग जो है वो हक और इंसाफ की आवाज़ को जो है जो दबाने की कोशिश की जा रही थी,
उसको जो है फिर से सड़कों पे लाके संविधान के दायरे में रह के जो है वो आवाज को बुलंद करने का काम किया गया। और हम लोगों को जेल क्यों डाला गया, इसको भी बेसिक समझने की जरूरत है। अगर अगेंस्ट सीए और एनआरसी का जो मूवमेंट चल रहा था, उसमें हम लोगों को इसलिए जेल में डाल दिया गया कि जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं या जहाँ पे आंदोलन हो रहा है, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, उनको डराना असल था कि देखो ये लोग सीए के मोमेंट में जो है वो आगे आगे थे, यदि अगर आप आओगे तो आपको भी इसी तरह अरेस्ट करके हम जेल में डाल देंगे। तो पूरी कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाह रहे थे वो कि हम जो है आप डर जाओ वरना आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है वो अब नाकाम हो गए। जितना खूबसूरत जो है हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, इससे मुझे लगता है कि वो नाकाम हो गए हैं और उनको कामयाबी नहीं मिली है। और जो जजमेंट आया है हम उसका दिल से जो है वो इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं कि इतना खूबसूरत जजमेंट, वो भी यूएपीए में 13 दिन के अंदर आ जाना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आई थिंक मैं इससे बहुत खुश भी हूँ। मैं सोच रहा था इस पे चर्चा करने की ज़रूरत है कि आप एक साधारण विद्यार्थी हो, तो ये आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी पे भी फ़र्क डाली होगी इस चीज़ ने कि एकदम से आपको जेल छोड़ रहे हैं, एकदम से आपको सारे न्यूज़ चैनल टेररिस्ट, एंटी नेशनल और जिहादी बता रहे हैं। तो उस वक़्त आपको कैसा लगा? बिल्कुल, जब मुझे अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके जब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे अरेस्ट करके ले गए, तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया। इसको हम बेसिकली ये कहेंगे कि ये मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर होता है जो उन्होंने किया। जैसे मैं गाड़ी में बैठा और जामिया क्रॉस किया, और मुझे अच्छे से याद है कि जामिया जैसे मैंने क्रॉस किया उसके बाद से उनका ये जो है हो गया, सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो गाड़ी से ही शुरू हो गया कि तुम लोग दंगाई हो, जिहादी हो, आतंकवादी हो, देशद्रोही हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि दंगाई बोल के या जिहादी बोल के कहीं न कहीं जो है मेरे मतलब कि जो ताकत है, जिससे मुझे ताकत मिलती थी, वो तोड़ना चाह रहे थे। और जो जो कोई भी अगर इस तरह के जो मेंटली डिस्टर्ब करने का बिल्कुल उनको कोशिश किया था, यानी मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था बार-बार, और ये सारी चीज़ें कह के, तो बिल्कुल थोड़ा-सा इंसान जो है, मैं हर इंसान जो है इस तरह की चीज़ें अगर सुनेगा जिसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, हमने टेररिज्म को पढ़ा है, देखा है और सुना है कि आखिर क्या है टेररिज्म, किस तरह से जो टेररिस्ट होते हैं वो इंसानियत यानी कि लोगों की परवाह नहीं करते हैं और धर्म के आड़ में आके जो है वो बेकसूर और बेगुनाह लोगों की जान ले लेते हैं। तो हमने तो ये कहा कि भाई हम लोगों तो किसी बेगुनाह और बेकसूर का जान नहीं लिए हैं, कभी देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात नहीं कहें, हमें कभी देश के संविधान के खिलाफ कुछ नहीं बोले हैं, तो आखिर हमें ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो थोड़ी-सी तकलीफ था, वक़्ती तौर पे होता है, ये सारी चीज़ें हुई कुछ दिनों तक, शुरुआती दिनों में जब जेल गया वहाँ भी हुई, जेल के बाहर भी मेंटली टॉर्चर और फिज़िकली टॉर्चर तो होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब से लड़ने के लिए जो मुझे ताकत सबसे ज़्यादा मिला वो मेरे रब से, जिस पे मेरा बिलीव है, उसने मुझे इतना ताकत दिया। मेरे फैमिलीज़ जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा जिसकी वज़ह से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। वो मैं जिस ऑर्गनाइज़ेशन से हूँ उस ऑर्गनाइज़ेशंस के सारे लोग जितने भी लोग हैं वो उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। जितने सिविल सोसाइटी हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। जो हमारे फेलो एक्टिविस्ट हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने सपोर्ट्स के बाद जहाँ खुदा का भी सपोर्ट हो, घर का भी सपोर्ट हो, फ्रेंड्स का भी सपोर्ट हो और एक्टिविस्ट का भी सपोर्ट हो, सिविल सोसाइटी का सपोर्ट हो और इंडिपेंडेंट मीडिया का अगर सपोर्ट हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो है मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 महीने थोड़ा-सा जो है मैं डिस्टर्ब रहा इन सारी चीज़ों को लेके, जिस तरह से न्यूज़ में ट्रायल चल रहा था। लेकिन उसके बाद का जो चीज़ें थी वो सब कुछ अच्छा रहा इस हिसाब से कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं जेल के अंदर हूँ तो क्या हुआ? जेल के बाहर होता तो मैं काम करता, कुछ लोगों से मिलता-जुलता, जिस तरह से मैं कर रहा था, रिलीफ का काम कर रहा था कोविड में। और फिर जो दिल्ली में जो राइट्स हुए नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे रिलीफ का काम कर रहे थे, वहाँ पे सामान भेजना, खाना भेजना। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जहाँ भी रहूँ, या जेल में रहूँ या जेल के बाहर रहूँ, मुझे काम करना है। बेसिकली जब जेल का जो एटमॉस्फेयर है जो है वो बहुत ही मतलब कि हम लोग उसमें अगर अपना टाइम बिता रहे हैं, शुरुआती दिनों में तो ऐसा लगता था कि हम कहाँ पे आ गए हैं। मतलब कि हमारा कंफर्ट ज़ोन नहीं, उस तरह का डिस्कोर्स और डिबेट और डिस्कशन नहीं हो पा रहा था जिस तरह से जामिया या जेएनयू जाके या डीयू जाके लोग जो स्टूडेंट के दरमियान में जो डिस्कशन होते हैं, अलग-अलग आइडियोलॉजीज़ होते हैं, लोग अपने-अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से अपना विचार रखते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मुझे कहीं नहीं मिलती थी।
तो मुझे लगा कि मैं जो कुछ भी सीखा हूँ, जो इनमेट्स हैं जेल के अंदर अंडर ट्रायल, उनके साथ जो है काम किया जाए। तब मैं जानना चाहता हूँ, देशद्रोह की असली परिभाषा आपके अनुसार क्या होती है? देखिए, अभी मैं बताऊँ या फिर ओरिजिनल बताऊँ? देखिए, अभी समझने की ज़रूरत है इसको, इसलिए क्योंकि अभी तो देशद्रोही उसको बोल दिया जाता है जो सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है। जो सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है, सरकार से आँख मिला के जो है वो बात कर रहा है, उसको देशद्रोही कह देते हैं। फ़ौरन कह देते हैं और टाइम नहीं लगाते हैं। लेकिन बेसिकली जो देशद्रोही का जो माना है, वो ये है कि देश की एकता और अखंडता को, देश की तोड़ने की अगर बात की जाए, देश की जो भाईचारा है, जिस तरह से कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई-भाई, तो अगर इसको तोड़ने की बात होती है, तो यानी ये देशद्रोही है। यानी देश को तोड़ने की, देश के संविधान के खिलाफ जाने की अगर बात होगी तो वो देशद्रोही है। लेकिन आज के जो है मेरा मतलब है आज ये है देशद्रोही का मतलब इन्होंने बदल दिया है और इन्होंने ये कहा है कि देशद्रोही ये लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछें, जो अपने अधिकार की बात करें, जो अपनी आइडेंटिटी की बात करें और जो लोकतंत्र को बचाने की बात करें, जो सेकुलरिज्म के साथ जो है वो समाजवाद के साथ जो है वो जुड़े हैं, उन तमाम लोगों को देशद्रोही बोलते हैं ये लोग। लेकिन असल परिभाषा तो ये है कि जो दोस्त देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, देश के लिए खतरा है, उसको देशद्रोही कहते हैं। जब हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सीए एनआरसी का जो मूवमेंट चल रहा था, उसमें किसान जो है वो बसों में भर-भर के जो है हमारे जामिया और शाहीन बाग में आए थे। और वो जो पैटर्न उन्होंने देखा था कि जिस तरह से जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने मूवमेंट का एक पैटर्न दिया है कि वो सड़कों पे आके आंदोलन करे और फिर इतना लंबे समय तक जो है वो आंदोलन चला। तो मुझे ऐसा लगता है उसी शाहीन बाग और जामिया का पैटर्न पे जो है आज भी दिल्ली के बॉर्डर्स पे जो है वो आंदोलन चल रहे हैं और मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के यानी पैर से पैर मिला के और कंधे से कंधा मिला के जो है उनके साथ खड़े हैं और उनकी जो भी अधिकार की लड़ाई है, मुझे जब भी जाने का मौका मिलेगा तो मैं उनके साथ जाऊंगा, उनके साथ वहां बैठूंगा और उनके हुकूक, उनके जो भी अधिकार हैं, जो उनके डिमांड्स हैं कि ये जो कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए, तो वो वापसी तक मुझे किसानों से इतना उम्मीद है, वो इतने ताकत में हैं और इतना ज़्यादा उनके अंदर हिम्मत है, हौसला है, बहुत सारी कुर्बानियाँ उन्होंने दी है, बरसात, गर्मी और ठंड सब उन्होंने झेला है, तो वो इतना जल्दी हिम्मत नहीं हारने वाले हैं। वो बैठे रहेंगे और अपने अधिकार को लेकर ही उठेंगे और हम लोग बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, जब भी जाने का मौका मिलेगा। अभी मामला सब्सिडीज़ है कि हम दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो जैसे ही मुझे परमिशन मिलेगा, जैसे ही मुझे अलाउ किया जाएगा, जैसे मैं थोड़ा फ्री होऊँगा, तो बिल्कुल जो है मैं उनके आंदोलन में जाके उनके साथ बैठूँगा। इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर इज अ हाई टाइम टू डिफाइन व्हाट इज सेडिशन एंड व्हाट इज नॉट सेडिशन। तो गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं बोल रही है। लाइक गवर्नमेंट ओज some amount of responsibility, some amount of accountability towards its rectification. तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही है इसके बारे में? देखिए सेडिशन पे क्योंकि सेडिशन का बेसिकली चार्ज जैसे कि है वो देशद्रोही का भी चार्ज है वो। हिंदी में जब आप सेडिशन को वो देशद्रोही कहेंगे तो बेसिकली सरकार इस बात को भी जान रही है कि जिनको हम देशद्रोही बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। किसी को भी उठा रहे हैं, आप जो है वो देशद्रोही का केस लगा रहे हैं, अंदर भेज दे रहे हैं। फिर वो केस चल रहा है, बेल पे जा रहे हैं 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद वो बाहर आ रहे हैं। तो इसी तरह वो यूएपीए में कर रहे थे। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को कहा है कि हम सेडिशन पे जो है वो दोबारा से मंथन करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है। ठीक इसी तरह हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि हम लोगों पे मेरा, नताशा का और दिवांगना का जो जजमेंट आया उसमें उन्होंने यही कहा कि प्रोटेस्ट टू राइट और प्रोटेस्ट और टेररिज्म यानी कि जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। आप जो है सड़कों पे उतर के आंदोलन करने वाले या सरकार से सवाल पूछने वाले छात्रों पे अगर आप यूएपीए लगाते हैं, तो कहीं न कहीं जो है इससे आपका जो नज़रिया है, आपकी जो मानसिकता है वो दिख रहा है और फिर जो है उसको अलग से जो है डिफाइन किया कि टेररिज्म क्या है और फिर प्रोटेस्ट वगैरह जो है वो क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के पास अब कुछ बचा नहीं है। अब जिस तरह से उनको क्योंकि अपोज़ करने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा है। अब वो किस चीज़ कैसे वो अपोज़ करेंगे? यानी कि इतना इतना खूबसूरत जजमेंट अगर आने के बाद जो संविधान और कानून के दायरे में आया हो और उसको देख कर आया हो, उसके बाद या फिर ऐसी चीज़ें जिसका वो मिसयूज़ कर रहे हैं, चाहे वो यूएपीए हो, चाहे वो सेडिशन के चार्जेज़ हों, तो फिर उनको इस बात को पता था तो ये कभी न कभी जब चाहे हिटलर था वो भी खत्म हुआ, तो तानाशाही कब तक चलेगा? तो ये तो खत्म होना है। तो उनको पता है कि बस हमारे जो दिन हैं वो अब कंप्लीट होने वाले हैं, जो अच्छे दिन इनके थे वो गुज़र गए, अब हम लोगों के जो है वो अच्छे दिन आने वाले हैं।
मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी मीडिया पे क्या राय है? वो मीडिया जिनने आपको जिहादी वगैरह सब कुछ बोला, उनके लिए कुछ अपील या वो फिर उनके लिए कुछ राय आप रखते हो? मैं ये कहता हूँ कि बस उनके लिए तमाचा है, वो हमारा जजमेंट पढ़ लें, और पहुंच ही गया होगा उन तक, और वो हमारा जजमेंट पढ़ लें और उसके बाद वो खुद जवाब दे दें कि हमने क्या कहा था और क्या चलाया था। हाई कोर्ट ने जो कहा है वही उनका जवाब है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हैं, सो गुड, मैं उनको दिल से जो है एहतराम करता हूँ। वो जो है अभी भी देश के जो है लोकतंत्र को बचा के रखे हुए हैं। हक सही दिखाने के जो काम है वो बेसिकली जो है, वो चाहे वो स्टूडेंट्स हों जो अभी प्रैक्टिस में हों, जो या वो अच्छा लिख लेते हैं, वो वही लोग हैं जो अभी जो है देश के लोकतंत्र और मीडिया पे जो लोगों के जिस तरह से विश्वास उठ गया था, तो मेरे ख्याल से ये जो मीडिया है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म हो, इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो है लोगों का विश्वास जो है वो जीतने का धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में जो है यही सारी मीडिया जो है वो चलेंगे। उनका जो टीआरपी है, वैसे भी वो टीआरपी घोटाला बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो जो है तो वो कहीं ना कहीं जो है उनका जो है दुकानें जो है वो बंद होंगी। जिस तरह से मीडिया के तई लोगों का ज़हन बना हुआ है कि ये एक गोदी मीडिया है और ये है, तो मेरे ख्याल से ये लोग जो है वो ज़हन को, क्योंकि वो बैठे बैठे अपने रूम में बैठे बैठे जो है वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे ये काम कर रहे हैं, उनको न्यूज मिल रहा है, वो हेडिंग बना दे रहे हैं, तो ये नहीं होता है। उन तमाम लोग जो सड़कों पे आके, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है वहां पे आके कवर कर रहे हैं और वहां से आके लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे ये हुआ है। और वो चीजें जो जो मामला जो है वो कह रहे हैं कि आप खुद इसका फैसला कर लीजिए कि क्या गलत है और क्या सही है, किन्होंने किया, तो इस तरह की बातें नहीं। वो तो मीडिया तो फौरन ये बता दे रही है कि ये यही गलत है और ये सही है, जबकि मामला कोर्ट में है। मैं आपको बताऊं, मेरी बात ऐसी हुई कि मैं जब अभी जेल में था तो एक न्यूज़पेपर आया, उसमें लिखा हुआ दिल्ली दंगे के बड़े गुनेगार, और उसमें मेरा भी फोटो है। 4-6 लोग वो लेकर आ गए, बोले कि क्या नाम है, ये तो आप पे तो जुर्म साबित हो गया, आप तो बड़े गुनेगार हो। तो हमने उसको क्लेम भी किया कोर्ट में कि इस तरह की चीजें जो है वो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं या मीडिया में चल रहे हैं, तो इसको रोका जाए। मामला सब्सिडीज है, मामला ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ और ये जो है मुझे बड़ा बेगुनाह बता दे रहे हैं, यानी दोषी बता दे रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? अभी तो हम अंडर ट्रायल है, मुलजिम है, अभी तो मामला चल रहा है, आरोप लगा है, आरोप साबित होगा तब हम दोषी होंगे या नहीं होंगे। तो ये काम जो है कोर्ट भी नहीं कर रहा है, और जो है कि क्या चल रहा है, कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा ये दोषी है या नहीं है, वो कह रहे हैं अभी ट्रायल बाकी है। लेकिन मीडिया ये सीधा कह रही है कि हाँ ये दोषी है, यानी कि ये गुनहगार है, ये मुजरिम है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं वो गलतफहमियां जो है वो लोगों के बीच में फैलाई जा रही है, लोगों के बीच में नफरत जो है सबसे ज्यादा जो है मीडिया हाउसेज जो है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया पिछले चंद सालों में, सत्ता गिराने का काम किया है और सत्ता पे लाके बैठाने का काम किया है। कि एक पार्टी के लिए इन्होंने जो है जर्नलिज्म किया है, और साथ ही साथ जो है लोगों के दिलों में जो है वो नफरत पैदा करने का जो है इन्होंने काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टूडेंट जर्नलिज्म है या फिर वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है, इनका एहतराम करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। और जो है आने वाले वक्त में ये जिस तरह का माइंड बना हुआ है, ये यही लोग हैं, यही जो जर्नलिस्ट हैं जो माइंड को चेंज करेंगे। कोई आपकी अपील हो हमारे व्यूअर्स को या फिर बाकी विद्यार्थियों को, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस इतना ही कहूंगा कि जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो, जहाँ दुख फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पे पाले जाते हो, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जेलों में डाले जाते हो, उस देश की मिट्टी बरसों से ये दुख जिगर पे सहती है। तो इतना कहेंगे कि हर तरह की परेशानी है, मुसीबत है, आप अगर लड़ाई लड़ेंगे, आप अगर बोलेंगे तो आपको जेल में भी डाला जाएगा, आप अगर बोलेंगे, आप अगर नहीं बोलेंगे तो आप भूखे मर जाएंगे। जिस तरह से बच्चे जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, तो आपको बोलना होगा, आपको डरना नहीं होगा, आपको हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, सबको साथ लेकर, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग हों, अगर वो संविधान को मानते हैं, वो हक और इंसाफ की बात करते हैं, तो हम सब साथ आके, डिफरेंसेस हो सकते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे, आइडियोलॉजीज पे, लेकिन हम साथ आके एक मजबूत रस्सी की तरह जो है वो एक साथ खड़े होके लड़ने का काम करेंगे। यही मैसेज है कि जब भी जरूरत पड़ेगा किसी मोमेंट को, क्योंकि ये जो मोमेंट्स चल रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर एंटी सीए प्रोटेस्ट हो, ये मास आंदोलन था, ये लोगों का आंदोलन था। इस आंदोलन को जब से बंद हुआ है, जब से इसको रोका गया है कोविड की वजह से, और किसान आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन सीए एनआरसी जब रोका गया और जब भी ये शुरू होगा, तो जब भी जो पब्लिक है वो उसको डिसाइड करेंगे, जो भी सिविल सोसाइटी है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कब शुरू होगा।
तो जब ये मास मूवमेंट अगर दोबारा शुरू होगा तो आसिफ इकबाल तन्हा जो है वो आप सबके साथ पहली लाइन में खड़ा मिलेगा।